खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम और हमारी स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम अपने सभी दर्शकों को तहे दिल से बधाई देती है, क्योंकि आपके आशीर्वाद और स्नेह के चलते ही आज जनता मांगे जवाब अपने 1 साल पूरे कर चुका है और जनता का चहेता कार्यक्रम बन चुका है। आज ही के दिन यानी 3 दिसंबर 2014 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और ये सफर सिर्फ आपके सहयोग से ही आज इस पड़ाव तक पहुंच चुका है। तो हम शुरू करते हैं आज का मुद्दा, त्रासदी की रस्म अदायगी। कागज की एक नाव आर पार हो गई, इसमें समुद्रों की कहां हार हो गई। तुम्हारे मिटने से दुश्मन ही खुश नहीं, कुछ दोस्तों की राह भी हमवार हो गई। दोस्तों, आज हम मजबूर हैं इन कटु शब्दों के इस्तेमाल के लिए। हम मजबूर हैं क्योंकि ये कड़वी हकीकत हमें इस दिखावे की दुनिया को कोसने पर आज मजबूर कर रही है। हम मजबूर हैं क्योंकि पिछले 31 सालों से विदेशी कंपनी के हाथों मिले जख्म से जल रहा भोपाल अब अपनों के बेगानेपन से सिसक रहा है। उसे दर्द से उबरने के लिए जिस हमदर्द की तलाश थी, आज उन्हीं हमदर्दों की मौका परस्ती उसके पुराने जख्मों को कुरेद कुरेद ताजा कर रही है। आखिर स्वार्थ और मौका परस्ती की ये कैसी दुनिया है जहां मदद के नाम पर आगे आए हाथ ही सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। कभी एक कहावत सुनी थी कि जब रोम रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था, लेकिन यहाँ तो आज भी लोग चल रहे हैं और नीरो की शक्ल में जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि बंसी बजा रहे हैं। तभी तो सदी की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी यानी भोपाल गैस कांड की 31वीं बरसी भी महज रस्म अदायगी बनती दिखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और चंद नेताओं को छोड़कर न तो हमारे प्रदेश के किसी हुक्मरान ने 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि देना उचित समझा और न ही केंद्र की मोदी सरकार के धुरंधरों और विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने इस मौके पर कोई संदेश देना मुनासिब समझा, जबकि ये वही नेता हैं जो ट्विटर जैसी सोशल साइट के सहारे सत्ता भी हाँकते हैं और शोक से लेकर बधाई तक संदेश देते हैं। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। देवास में एनाबाद में सुरेंद्र सिंह के नाम पर बनेगा शहीद भवन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। जलाल खेड़ी के अंत्योदय मेले में भी की शिरकत। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल खत्म, सरकार के अल्टीमेटम के बाद काम पर लौटे पटवारी, हाई कोर्ट ने भी घोषित किया था अवैध। जनवरी 2016 तक हो जाएंगे सिंहस्थ के सारे इंतजाम, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। श्रद्धालुओं के लिए जुटाई जाएगी खास व्यवस्थाएं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में सियासी दांव पेच शुरू, टीएस सिंहदेव ने अजीत जोगी के सीएम पद से बाहर होने का किया इशारा। जोगी बोले भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में नहीं दिखी गंभीरता, सिर्फ अजीत जोगी पहुंचे वक्त पर 50 मिनट तक किया पूरे दूसरे सदस्यों का इंतजार। रायपुर में मैनेजर के साथ 12 लाख की लूट, आंख में मिर्ची झोंककर बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम, सभी आरोपी फरार। इंदौर से अगवा दवा व्यापारी के बेटे की खरगोन में मिली लाश, मंगलवार रात को हुआ था कार्तिक का अपहरण, 5 लाख की मांगी थी फिरौती। ग्वालियर में शराबी पुलिसकर्मी ने घंटों किया हंगामा, नशे में वर्दी की मर्यादा भूलकर खूब दी गालियां, कभी एसपी को कोसा कभी कलेक्टर को। गैस कांड की बरसी पर भोपाल में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन, रैली और पुतला दहन करके पीड़ितों ने किया गुस्से का इजहार, बेहतर इलाज और मदद की मांग। और छत्तीसगढ़ में चरम पर पहुंचा हॉकी लीग का कुमार, ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच मैच जारी, भारत के लिए करो या मरो के हालात, हारे तो होंगे बाहर। Program is sponsored by CXCT. तो आग धुआं फैला और जीत हुई शैतान की, ये कैसी तस्वीर बना दी
तुमने मेरे भोपाल की। दोस्तों, 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात ने दुनिया के सामने नवाबों के भोपाल की ऐसी बदरंग और बेहद खौफनाक तस्वीर पेश की जिसे याद कर आज भी हर कोई सिहर उठता है। ये आजाद भारत की ऐसी पहली बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी जिसने मध्य भारत समेत पूरे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर दिया था। इस हादसे को लेकर सब कुछ हुआ, सियासत हुई, स्वार्थ सिद्धि हुई और एक से बढ़कर एक साजिश हुई, लेकिन नहीं हुआ तो वो इंसाफ जिसका ये शहर पिछले 31 सालों से इंतजार कर रहा है। जबकि भोपाल में गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की फेहरिस्त काफी लंबी है, जो कम होने के बजाय बढ़ते ही गई। पुनर्वास, रोजगार, कानूनी लड़ाई, स्वास्थ्य, पीने का पानी, पेंशन वगैरह वगैरह, भोपाल गैस पीड़ितों के बीच ऐसा कोई भी क्षेत्र शायद नहीं बचा जहां ये स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत न हो, जिनमें किसी को चंदा तो किसी को विदेशों से फंड मिलता है, लेकिन इन सब के बावजूद पीड़ित आज इंसाफ के साथ साथ पुनर्वास की मूलभूत जरूरतों से भी महरूम है। तो कट चुकी है सारी उम्र जिनकी, रोते रोते अब तो उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए, मगर अफसोस उन हाथों में आज भी सिर्फ निराशा है। आंखों में आस की बजाय हमदर्दों के हाथों मिले छलावे की दुखद दास्तां है, क्योंकि राजनीति, उदासीनता और रस्म अदायगी के खेल में भोपाल गैस त्रासदी का इंसाफ कहीं खो सा गया है। कहने को तो हर साल 3 दिसंबर के दिन इस औद्योगिक त्रासदी की बरसी भी मनाई जाती है, मगर इक्का दुक्का को छोड़कर सत्ता के नशे में मगरूर दूसरे जनप्रतिनिधियों को पीड़ितों के बीच पहुंचने तक नहीं फुर्सत नहीं, जिसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली गैस कांड की 31वीं बरसी के मौके पर। त्रासदी पर भारी रस्म अदायगी। यहाँ ये बेहद शर्मनाक सच है, सदी की सबसे बड़ी इस औद्योगिक त्रासदी का, जिसे जमाना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानता है, जिसने सालों पहले एक पूरे शहर की तस्वीर और हंसते खेलते लोगों की तकदीर बदलकर हर तरफ मचाया था, तो सिर्फ तबाही का तांडव। लेकिन घटना के 31 बरस बीत जाने के बाद भी हर साल बरसी के मौके पर महज रस्म अदायगी ही की गई। मदद और राहत के दावों के नाम पर किया गया तो सिर्फ दिखावा। इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली त्रासदी की 31वीं बरसी के मौके पर सेंट्रल लाइब्रेरी स्थित बरकतुल्ला भवन में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा में, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर और नरोत्तम मिश्रा के अलावा तमाम दूसरे नेता नदारद रहे। सभा में शहर के 7 विधायकों और महापौर में से सिर्फ गृह मंत्री गौर ही पहुंचे। मेयर आलोक शर्मा समेत विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले आरिफ अकील, उमाशंकर गुप्ता, विश्वास सारंग, सुरेंद्रनाथ सिंह, रामेश्वर शर्मा और विष्णु खत्री जैसे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ आना तक मुनासिब नहीं समझा। हालांकि इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गहरा दुख जताते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर इस हादसे पर शोक व्यक्त किया, लेकिन ट्विटर जैसी सोशल साइट से गहरा मोह रखने वाले और उस पर हरदम छाए रहने वाले हमारे बाकी के हुक्मरानों को तो इस दर्दनाक हादसे का ध्यान ही नहीं रहा। ना तो अपनी दिनचर्या से लेकर हर मौके पर ट्विटर के जरिए पल पल की अपडेट और अपना संदेश देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल गैस कांड को लेकर आज कोई ट्वीट किया, और न ही ट्वीट के जरिए
आमिर से लेकर शाहरुख तक से जंग छेड़ने वाले कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता ने। वहीं सोशल साइट संसार के शहंशाह यानी दिग्गी राजा और उनकी पार्टी के ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, युवराज राहुल गांधी और कमलनाथ सरीखे बड़े नेता भी गैस त्रासदी की बरसी की अनदेखी करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने रस्म अदायगी कर दी, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, जिसको आज तक हिंदुस्तान की जनता नहीं भूल पाई है, उसमें लोगों की रुचि नहीं रह गई है। सिर्फ एक रस्म अदायगी भर होती है, वहाँ उन लोगों के बारे में क्या उनके ऊपर बीत रही है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस समय अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा करके और पूरे भोपाल को गैस त्रासदी घोषित करने के लिए हमेशा आंदोलन करती रही। लेकिन आज जिस संवेदनशील मुद्दे को, जिस असंवेदनशीलता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, निश्चित रूप से बहुत दुखद है। इतना ही नहीं, ना तो कभी राज्य सरकार ने और ना ही कभी केंद्र सरकार ने गैस पीड़ितों की सुध देने की सार्थक कोशिश की। हादसा हुआ, हजारों जाने गईं, हजारों हजार जिंदगी भर के लिए विकलांग भी हुए, लेकिन किसी भी सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया। हर बार इंसाफ पर राजनीति ही भारी पड़ती रही। यहाँ तक कि तकरीबन 4 साल पहले तत्कालीन गैस राहत मंत्री बाबूलाल गौर ने यूनियन कार्बाइड पर स्मारक बनाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन यह आश्वासन भी तब की तरह अधूरा ही रहा, क्योंकि ना तो किसी के पास गैस त्रासदी की बरसी में जाने का समय है और ना ही पीड़ितों की परेशानी जानने का। हाँ, कुछ 8-10 स्वयंसेवी संगठन जरूर हैं जो हर दम प्रभावितों के साथ खड़े रहने का दम भरते हैं और कभी जुलूस निकालकर तो कभी ट्रेन रोककर अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि मुआवजे से मिली इसी रकम से कुछ ऐसे संगठन और उनके नेता मलाई काटने में भी पीछे नहीं रहे। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। जब किसी गैस कांड की बरसी बन जाए महज रस्म अदायगी, सत्ता के नशे में मगरूर हुक्मरान बरसी के मौके पर भी न दर्ज कराएं अपनी मौजूदगी और स्वयं सेवी संगठनों तक ही सिमट जाए सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, तो सवाल उठते हैं। क्या 3 दशक बाद गैस कांड की बरसी बनी सिर्फ रस्म अदायगी? केंद्र सरकार क्यों भूली सदी की सबसे बड़ी त्रासदी? क्या कुछ स्वयंसेवी संगठनों तक ही सीमित है भोपाल गैस त्रासदी? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे खास मेहमान, सबसे पहले सुश्री साधना कार्णिक जी, जिन नेता गैस पीड़ित हैं। साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं हिमांशु द्विवेदी जी, हैं प्रबंध संपादक हरिभूमि। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे हैं हमारे सहयोगी राकेश अग्निहोत्री, जो पॉलिटिकल एडिटर हैं, लेकिन आज इस मुद्दे पर वो चश्मदीद गवाह उस काली रात के हैं। हम उनके संस्मरण भी लेंगे। सबसे पहला सवाल हिमांशु जी हमारा आपसे ही है। जहां ट्विटर के जरिए छोटी छोटी बातों में कमेंट्स होते हैं, कभी किसी फिल्म स्टार के लिए होता है तो कभी छोटी सी घटना हो जाती है उसके लिए होता है, आज इतनी बड़ी त्रासदी, इसको लेकर ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे सुमित्रा महाजन भी यहाँ की हैं, सुषमा स्वराज भी यहाँ की हैं, थावरचंद गहलोत यहाँ से मिनिस्टर हैं, किसी ने एक शब्द भी ट्वीट नहीं किया गैस पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि, जो मर गए उनके श्रद्धांजलि नहीं दी। दूसरी तरफ कांग्रेस सबसे ज्यादा अगर ट्वीट करते हैं तो दिग्विजय सिंह जी, वो यहाँ मुख्यमंत्री रहे 10 साल, वो भी भूल गए। कांग्रेस के भी किसी बड़े नेता की ट्वीट नहीं आई आज। क्या कहेंगे? चुनाव नहीं है ना त्रिपाठी जी, असल में इन नेताओं की सक्रियता तो चुनाव के आधार पर होती है जी। जिस भी प्रक्रिया से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, जिस बयान से वोटरों को प्रभावित किया जा सकता है, जिस बयान से अपने लिए वातावरण का निर्माण कर सकता है, अगर कोई ऐसा अवसर होता है तभी इनका दिमाग चलता है, तभी इनका विचार जागृत होता है। क्योंकि अभी ना तो कोई विधानसभा चुनाव है, ना ही स्थानीय निकाय चुनाव है, ना ही कोई अभी राष्ट्रीय चुनाव है, तो ऐसा कोई कारण नहीं बना जिसके चलते इन नेताओं को यह महसूस हो कि इस मौके पर किसी भी किस्म का बयान उन्हें राजनीतिक रूप से कोई लाभ दिला सकता है। तो राजनीतिक लाभ के अभाव में संवेदनशीलता परिलक्षित नहीं हुई।
वहीं अगर 2018 या 2019 का समय होगा तो आप देखेंगे कि अचानक सबकी संवेदनशीलता इस विषय पर उठ आएगी। भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि इस कांड के लिए वस्तुतः कांग्रेस सरकार उस समय पर जिम्मेदार थी, कांग्रेस सरकार ने उसके बाद जो कदम उठाए वो जिम्मेदार थे, कांग्रेस दूसरे रूप में प्रस्तुत करेगी। तो ये कुल मिलाकर चुनाव से जुड़ी हुई संवेदनाएं हो, ना कि मानव से जुड़ी हुई संवेदनाएं, इसके कारण हम इस चीज को देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे भी, उन्होंने उनसे मुलाकात भी की और ट्वीट भी किया। देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो यहां पर तो एक हफ्ते पहले ही तमाम संगठन उनके पास पहुंच जाते हैं कि साहब ये गैस त्रासदी आ रही है, इसके लिए हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं, इसमें आपको आना है। तो शिवराज सिंह जी के द्वारा अगर इस पर कोई ट्वीट कर दिया गया या इस श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल हो गए तो कोई बहुत चमत्कारिक काम उन्होंने नहीं कर दिया। एक मुख्यमंत्री के नाते ये उनका दायित्व था और उस दायित्व का सहज रूप में निर्वहन हुआ। उल्लेखनीय बात क्या होती है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसी ने ट्वीट किया कि नहीं किया, किसी ने कोई बयान जारी किया या नहीं किया, सवाल यह है कि जो पीड़ित हैं उनके संदर्भ में क्या कोई कदम उठाए, ये घटना दोबारा ना घटित हो, इस संदर्भ में क्या सरकारों के द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है त्रिपाठी साहब कि आज भी उस यूनियन कार्बाइड में ना जाने कितने लाख टन कचरा पड़ा हुआ है, रासायनिक कचरा, उसका डिस्पोजल आज 31 साल बाद भी नहीं किया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जिसके संदर्भ में चाहे 20 साल तक कांग्रेस की सरकार रही या पिछले 12 साल से शिवराज जी यहां पर हैं और भाजपा की सरकार है, उसके संदर्भ में, उसके निराकरण के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्वीट न होने से भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस कांड के जो अवशेष हैं उनको अभी तक हम लोग सहेज कर रखे हुए हैं। जी, आपने कहा कि शिवराज जी ने ट्वीट कर दिया, ठीक है, मुख्यमंत्री है, मुख्य विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव हैं, उनका तो कम से कम ट्वीट आ जाता, वो यहां नहीं उपस्थित नहीं होते। अरे त्रिपाठी जी, अरुण यादव जी मुख्यमंत्री नहीं है ना। अरुण यादव जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे वो भी श्रद्धांजलि सभा की औपचारिकता पूरी कर देंगे। अरुण यादव जी भोपाल से ताल्लुक नहीं रखते, खरगोन से रखते हैं। तो इसलिए भोपाल में चूंकि शिवराज जी बतौर मुख्यमंत्री मौजूद है, इसलिए इस औपचारिकता का निर्वहन किया गया है। बाकी जितने भी नेता हैं वो कहां दिखाई दिए, ना कैलाश जी दिखाई देते हैं, ना नरेंद्र सिंह तोमर जी दिखाई देते हैं, ना दिग्विजय सिंह जी दिखाई देते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं कि अगर शिवराज सिंह जी चौहान को आप देख रहे हैं तो उसका कारण यह है कि ऐसे तमाम आयोजनों में मुख्यमंत्री एक अनिवार्य उपस्थिति के तौर पर रहता है। अगर आप पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे तो भोपाल गैस त्रासदी की जब श्रद्धांजलि सभा हुई है तो दिग्विजय सिंह अगर मुख्यमंत्री थे तो बतौर मुख्यमंत्री वो भी शामिल हुआ करते थे। तो एक मुख्यमंत्री का शामिल हो जाना उनकी संवेदनशीलता को नहीं दर्शाता, लेकिन बाकी नेताओं की असंवेदनशीलता जरूर, जैसा आप रेखांकित कर रहे हैं, वो सामने दिखाई दे रही है। जी हिमांशु जी, हम आपके पास एक बार फिर आएंगे। ये कचरा क्यों नहीं उठाया गया, क्या परेशानियां हैं, इसलिए साधना काड़ी जी हमारे साथ हैं, हम उनके पास जाएंगे। लेकिन एक संक्षेप में रमेश जी, आप जो नेताओं के बारे में मैंने कहा कि अरे ठीक है नहीं पहुंचे, कम से कम संवेदना ही व्यक्त कर देते आज की इस घटना में जो मारे गए, 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए। निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं त्रिपाठी जी, संवेदनाएं तो सारे नेताओं की आना ही चाहिए। इससे कोई प्रश्न नहीं उठता कि कौन सा नेता यहाँ का है, कौन सा नेता खरगोन का है, कौन सा नेता कहाँ का है। कहीं ना कहीं अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं तो वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और आगे चल करके उनको कमान या बागडोर मिलना है तो प्रदेश की बागडोर मिलना है। और ये विश्व की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। ये दुर्घटना ऐसी नहीं थी कि किसी जिले की हो, किसी प्रदेश की हो, किसी गाँव खेड़े की हो, ये विश्व की अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। और एक ऐसी दुर्घटना थी, मैं तो इसको समझता हूँ कि ये मानव निर्मित दुर्घटना थी। ये इंसानों की लापरवाही के कारण या इंसानों के अनदेखीपन के कारण या सरकार की अनदेखीपन के कारण ये दुर्घटना घटी। ऐसी स्थिति में राजनेताओं को इसमें आगे आना ही चाहिए और न केवल श्रद्धांजलि सभा के लिए बल्कि राजनेताओं को अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल करके क्षेत्रों में जाकर के कुछ ऐसे काम भी शुरू किया जाना चाहिए जो उदाहरण बन सकते हैं लोगों में चेतना का, उसमें आत्मनिर्भरता का, या भविष्य में कुछ ऐसी चीज हो तो उससे मुकाबला करने का। ये सब चीज़ों के लिए राजनेताओं को भी आगे आना ही चाहिए। ये सब काम केवल सामाजिक संगठनों का नहीं है, राजनेता भी कहीं ना कहीं समाज में काम करते हैं। खासकर संवेदना के मामले में हम आपके पास फिर आएंगे। साधना जी, इतने दिनों से आप संघर्ष कर रही हैं, 31 साल हो गए, मैंने आपको शुरू से पिछले 15-20 साल 25 साल से लगभग हम देख रहे हैं आपको संघर्ष करते हुए। कितने लोगों को आप न्याय दिला पाई और अभी जैसे हिमांशु जी ने कहा कि कचरा अभी भी नहीं उठा है, तो क्या कचरा न उठ पाने का कारण कहीं राजनीति है?
देखिए, जहाँ तक भोपाल गैस त्रासदी का सवाल है, करीब 5.25 लाख टोटल गैस पीड़ित हैं जी। और 5.25 लाख लोगों के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि शुरू से ही सरकार ने सबसे बड़ा काम जो किया, वो सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने उनका इलाज ही नहीं होने दिया। तो जब इलाज जहर का नहीं हुआ, तो जहर काटने वाला इंजेक्शन ही नहीं लगा, तो कागज पे सबूत जो पेशाब के जरिए थायसाइनेट के रूप में बन सकता था, वो बना ही नहीं। तो मुआवजे पे असर पड़ गया। कैटेगरी इस आधार पे उनको दे दी गई कि आप भी कैटेगरी, कि आपको तो गैस लगी थी लेकिन आप पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। तो ये करीब 3.5 लाख लोगों में से करीब 3 लाख से ऊपर लोगों को ये कैटेगरी बी कैटेगरी दे दी गई है। करीब 5.25 लाख लोग आज जो वंचित है भोपाल के मुआवजे में से, एक्स ग्रेशिया मुआवजा जिसको कहते हैं, उसका कारण ये बी मेडिकल कैटेगरी हो गई है। और पहले भी जो मुआवजा मिला है वो कितना मिला है, बी कैटेगरी के आधार पे उन्हें 25,000 दे दिया गया, हर बार उसमें से पहले का मुआवजा काट लिया गया। राहत दुनिया में कभी कोई दी गई राहत नहीं काटी जाती, वो राहत तक काट ली गई, 10-12 हजार उनके हाथ में दे दिया गया। नहीं साधना जी, क्यों सरकार ऐसा क्यों करेगी, आपको क्या लगता है, सरकार इसमें कहाँ दोषी है? देखिए, ऐसा है कि ये तमाम जो पार्टियां हैं, सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये स्वयंसेवी छोटे मोटे संगठन हैं, उन पे तो सवाल उठाती हैं, पर ये खुद कहाँ से पैसे लेती हैं अपने चलाने के लिए और अपनी इलेक्शन लड़ने के लिए, अपने जो फंडिंग है पार्टी की फंडिंग, उसके लिए। ये सबसे बड़ा जड़ है इस प्रश्न की कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को आज तक न्याय क्यों नहीं मिला है। आखिरकार ये तो क्या जो गैस पीड़ितों के लिए जो पैसा आता है उससे फंड इकट्ठा कर लेते हैं क्या राजनीति? डाउ केमिकल जो है उससे भारतीय जनता पार्टी ने पैसा लिया है, ये खुद वो स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। जो इनके जो प्रवक्ता होते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जी रहे हैं या फिर अरुण जेटली जी रहे हैं, ये खुद डाउ केमिकल के वकील रहे हैं। तो ये तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जो दर्शाती है। आज हम ये देखते हैं कि अडानी अंबानी 11,000 करोड़ की चोरी कर लेते हैं, तेल की चोरी ओएनजीसी से, उन पर एक सवाल नहीं उठाया जाता। लेकिन यदि कोई छोटा मोटा कुछ कर ले तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होती है। तो ये फंडिंग जहां से हो रही है इनको, अडानी अंबानी तमाम बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, डाउ केमिकल जैसे यूनियन कार्बाइड से हो रही है, तो वो गैस पीड़ित तो उनके एजेंडे में ही नहीं है। गैस पीड़ित चुनाव का मुद्दा भी बहुत ही मामूली सा ये समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनको किसी धर्म जाति के आधार पर वोट मिल जाते हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है भोपाल गैस कांड जैसे मुद्दे को चुनाव का एजेंडा बनाने की। साधना जी, एक हमारा सवाल था आपसे कि कितने लोगों को आप बहुत दिनों संघर्ष कर रही हैं, क्या आप न्याय दिलवा पाई कुछ लोगों को भी? देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जैसे जब सवाल आते हैं तो ये सवाल केवल चंद सालों तक त्रासदियां ये सीमित नहीं रहती हैं, इसकी उम्र जो है सदियों तक इसकी उम्र होती है। तो इसलिए जब ये भोपाल गैस त्रासदी में जो भी मुद्दे हैं वो इतने बड़े हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, वो मेडिकल के मुद्दे हैं, वो कानूनी मुद्दे हैं, वो बड़ी पेचीदगियों के मुद्दे हैं, वो सरकारों की विफलता के और उनकी साठगांठ के मुद्दे हैं कॉर्पोरेट्स के साथ। जब हम जैसे संगठन या हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, जिनका सरोकार आम जनता के साथ और किसी हद तक भारत की जनता के साथ ये होता है कि उनको न्याय मिले, तो वो हम उन मुद्दों को एक्सपोज करते हैं कि किस तरह से ये साठगांठ हुई है और उसके लिए जनता को संघर्ष करना है, उसके लिए लामबंद करने की कोशिश हम करते हैं। और ये बहुत बड़े स्तर के, व्यापक स्तर के सवाल है, मेगा सवाल हैं ये। इन मेगा सवालों को हम जैसे छोटे छोटे स्वयंसेवी संगठन अपनी जितनी भी ताकत होती है उसके बलबूते उठाने की कोशिश होती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने शुरू से ये सवाल उठाया कि सोडियम थायसल्फेट इंजेक्शन यदि नहीं दिया गया, जो कि हम लोगों ने फिर आखिरकार कल एक और कार्यक्रम किया था साधना जी, हमने, हमारे साथ सरस्वती, डॉक्टर सरस्वती जी थे, उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगाने के लिए पहुंचा था, लगाया जाना था, लेकिन जो पीड़ित थे, उनके परिवार थे, उनको ये कहा गया कि जहर का इंजेक्शन है, तो बड़ा विरोध हो गया उसका, और उस विरोध के चलते इंजेक्शन नहीं लग सका उस समय। देखिए, भोपाल जैसे कांड जब होते हैं तो यूनियन कार्बाइड, डाउ केमिकल की बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजीज काम करती हैं, इसके पीछे अफवाहें फैलाई जाती हैं। साधना जी, हम थोड़ा सा आपको रोकेंगे, हमारे साथ एक दर्शक है विदिशा से, किरण शर्मा जी, जो अपना सवाल करना चाहती है आप लोगों से। किरण जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ जी, सरकार इनको सिर्फ 3 दिसंबर को याद क्यों रखती है, उसके बाद सरकार इनको भूल जाती है, ना ही तो इनका कुछ उचित ट्रीटमेंट हो पाता है और ना ही कुछ हो पाता है। चलिए, आपका ये सवाल बहुत मौजूद है कि मुद्दा वही है कि रस्म अदायगी बन गई है। हम एक बार फिर हिमांशु जी के पास चलते हैं। हिमांशु जी,
ये अभी एक सवाल आया है कि ये सिर्फ 3 दिसंबर को याद होती, महज ये क्या रस्म अदायगी बन गई है। दूसरा, साधना जी ने एक बड़ा गूढ़ सवाल उठाया है, गूढ़ प्रश्न किया है, और इसको आरोप भी कह सकते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई दल हो, कि ये चंदा खा जाते हैं। मतलब उन्होंने डाउ केमिकल वगैरह का नाम लेकर के बताया, जो प्रवक्ता हैं उनको चंदा मिला है इस कंपनी के मार्फत, भले ही बाया बाया मिला हो। इस कारण उन्होंने और मुआवजा लेने की आवाज नहीं उठाई। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जो एक सवाल था कि रस्म अदायगी हो गई, इसमें तो किसी को भी क्या ऐतराज हो सकता है। हम अपने आसपास के परिवेश में देख रहे हैं, तो भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में भी अगर अपन आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम को देखें तो ऐसा कौन सा कार्य हुआ जिससे इस गैस त्रासदी के पीड़ितों के कल्याणार्थ कोई चीज हुई हो, एक। दूसरा, क्या हमने कोई ऐसा कार्य कोई आयोजन किया या इस प्रकार की कोई योजनाबद्ध तरीके से हम करते दिखाई दिए हों जिसमें कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी, इसे सुनिश्चित कर रहे हो, तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। केवल एक छुट्टी का अवसर हो इसी स्थिति में रहा। बस आज एक समाचार पत्र अभी शाम को देख रहा था, तो उसमें देख रहा था कि इस स्मृति में कोई दौड़ का आयोजन किया गया, तो उसमें लोग ठहाके लगाते हुए दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये श्रद्धांजलि देखने का एक नया स्वरूप मुझे आज देखने को मिला, एक। दूसरा, जो साधना जी ने कहा वो बड़ा मौजूद सवाल है कि आखिर इस संदर्भ में वैसी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी गई जैसी लड़ाई इस शादी के संदर्भ में होनी चाहिए। तो इसका संदर्भ में तो जब हम 4 दिन 5 दिन बाद ही देखते हैं कि इसके संदर्भ में जो मुख्य अभियुक्त था वो रातों रात इस देश को छोड़ देने के लिए सरकारी सहायता से पहुंच जाता है वो अपने देश में, तो इसमें चंदा लिया गया या नहीं लिया गया इसके संदर्भ में तो मेरे पास तथ्य नहीं है। लेकिन बाहरी लोगों के दबाव में कहीं ना कहीं सरकार आई, ये तो स्पष्ट प्रमाण हमें दिखाई देते हैं कि अगर स्वयं एसपी, कलेक्टर स्वयं अपने हाथों से उस मुख्य आरोपी को सरकारी विमान से भेज देते हैं और वो देश छोड़कर भी चला जाता है, तो निश्चित रूप से इस पर सवाल उठते हैं। तीसरी बात, जहां तक मुआवजे के संदर्भ में है, तो ये बात तो सामने है कि जिस किस्म की त्रासदी थी उस अनुपात में लोगों की क्षतिपूर्ति नहीं की गई, तो इससे किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। ये तो शाश्वत सत्य है जो हम सबको पता है। बिल्कुल हिमांशु जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जो टिप्पणी की खासकर पॉलिटिशियंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, अभी जो बात साधना जी ने कही इसमें कितनी सत्यता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी ने चंदा लिया। साथ ही हम एक छोटा सा आपसे वो भी जानना चाहेंगे, आप उस समय पत्रकार रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग की है, क्या उस समय का जो दृश्य था उसको संक्षेप में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। दो बात त्रिपाठी जी कहूँगा। एक तो चंदे वाली बात, यूनियन कार्बाइड की घटना घटने से पहले वहाँ एक कर्मचारी यूनियन काम करती थी, मजदूरों की यूनियन, उसने पत्रकार वार्ता लेकर के बाकायदा ये आशंका जताई थी कि ऐसा हो सकता है। मैंने वो पत्रकार वार्ता अटेंड की थी। आपको आश्चर्य होगा, अगले दिन वो खबर कहीं नहीं छपी। मैनेजमेंट ने वो हर अखबार में मैनेजमेंट ने वो खबर रुकवाई। आगे चल करके ये मामला विधानसभा में जब आया तो उस समय पे जो श्रम मंत्री थे उन्होंने कहा कि वो मंत्री कौन थे, उनका नाम भी बता दीजिए। ये तारा सिंह वियोगी थे। उन्होंने हाउस में कहा कि ये पूर्णतः सुरक्षित है। अच्छा, इसके अलावा तीसरी एक बात, चंदे वाली बात पर मुझे थोड़ा यकीन भी होता है। वो इसलिए होता है कि उस समय भोपाल की जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं सबको यूनियन कार्बाइड की तरफ से खुले हाथों चंदा मिलता है। मैं उन दोनों भोपाल की जो दशहरा कमेटी है उसमें उपाध्यक्ष था, और एक बार हम चंदा लेने गए तो हमने जितने की रसीद। किसके पास गए चंदा लेने? यूनियन कार्बाइड के पास। थोड़ा सा चंदा लेने तेज आवाज में। हाँ, तो चंदा लेने जब गए तो जितने की रसीद हमने उनको दी उतनी उन्होंने सहर्ष बिना हमको बराबर चंदा दी। इसके अलावा जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग थे, तो किसी के पास कार का ठेका तो किसी के पास ट्रकों का ठेका, तो उन्होंने जो ठेके दे रखे थे उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ओबलाइज किया हुआ था। ऐसी स्थिति में उनकी बात बिल्कुल सामने नहीं आई। ये बात मुझे इसमें ठीक लगती है। और उस दिन का जो मंजर था, मैं उन दोनों करीब 11:30-12 बजे करीब अपने ऑफिस से उठा, पुराने शहर में रहा करता था। जब मैं पहुंचा तो रास्ते में हल्की सी जलन लगी आंखों में, और जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा तो वहां एक आध कोई सज्जन मुझे ये चिल्लाते हुए देखे कि किसी ने नजर उतार करके ये मिर्ची डाल रखी है। और थोड़ी देर में रमेश जी, हम थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ एक दर्शक है जो अपना सवाल आप लोग करना चाह रहे हैं। प्रवेंद्र जैन भोपाल से ही है। प्रवेंद्र जी, आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। सर, मैं ये कह रहा था कि जो संस्था को जी पहले एनजीओ को काम दिया जाता था, जी,
वो सारे काम बंद पड़े हुए हैं, गैस रात से कोई काम नहीं मिलता है जी। और दूसरी चीज ये थी कि जो काम मिलता है जी, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनके गैस पीड़ितों के लिए कोई आगे कोई प्रोग्राम नहीं है। जी, अंतिम क्या कहा आपने लास्ट में? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। हमारे साथ रूप सिंह हैं, भोपाल से ही हैं। रूप सिंह जी, अपना स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ जी, मेरा ये सवाल है सर, मैं गैस पीड़ित हूँ जी, और 31 वर्ष हो चुके हैं गैस पीड़ितों को जी। आज जैसे ये न्यूज में देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, जो आज प्रदेश में अपना मतलब बोलते हैं कि मैं प्रदेश का मामा हूँ। नहीं, शिवराज जी गए थे और शिवराज जी ने कहा है, आपने थोड़ा सा लगता है अपना टीवी बाद में खोला, बाद में चैनल, मैंने मोदी जी के बारे में जरूर बताया है कि उन्होंने श्रद्धांजलि तक नहीं दी। शिवराज जी गए थे। तो ये चुनाव जीता है उनने कि अच्छे दिन आएंगे? जी जी, वो अच्छे दिन में ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जनता के अच्छे दिन आए कि गैस पीड़ित के आए कि उनके खुद के मंत्रियों के अच्छे दिन आए? चलिए ठीक है, बिल्कुल आप हमारे अतिथियों से मैं जानना चाहूंगा। हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं सिलवानी से। राघवेंद्र जी, स्वागत है। सवाल में अपना संक्षेप में सवाल करें। मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि तात्कालिक सरकार ने जी गैस पीड़ितों की उपेक्षा की या नहीं की, आदरणीय रमेश वर्मा जी से जानना चाहता हूँ। रमेश जी, आपसे दर्शक ने सवाल किया है, प्लस आप एक मंजर के बारे में बता रहे थे। नहीं, दरअसल में मेरा एक उपेक्षा की है नहीं की है वर्तमान सरकार? नहीं, ये सरकार का उपेक्षा करने और नहीं करने का कोई सवाल नहीं उठता। सरकारें जो भी रही हैं गैस पीड़ितों के दर्द पर उन्होंने कम ध्यान दिया है और इनकी उपेक्षा तो उसी क्षण से शुरू हो गई थी जब ये 1984 में ये घटना घटी थी, तो तब से ही गैस पीड़ितों की उपेक्षा चल रही है। हम किसी एक सरकार पर आरोप लगाएं, ये बात ठीक नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब सवेरे उठ करके हमने हमीदिया अस्पताल के आसपास का दृश्य देखा, रॉयल मार्केट का, इनामी गेट का, तो लोग वहाँ पर पड़े हुए थे, उल्टी और दस्त उनको हो रहे थे। उसका कारण है कि जो लोग भागे हैं उनको सांस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और वो ज़्यादा बेहोश होकर के गिरे। उसमें कुछ लोग मरे हुए थे, कुछ बेहोश थे और कुछ तड़प रहे थे। हमीदिया अस्पताल में भी ढेर लग गया था मरीजों का। ये उस रात का, उस सवेरे का दृश्य था त्रिपाठी जी। जी, हम आपके पास फिर आएंगे रमेश जी। राकेश जी, आप हमारे स्वराज एक्सप्रेस के पॉलिटिकल एडिटर हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम उस विश्लेषण पे नहीं जाएंगे। आप उस समय यहाँ एक भोपाल में रहते थे, भोपाल के नागरिक की हैसियत से रहते थे। आप शायद कुछ पढ़ाई करने के बाद कुछ यहाँ पत्रकारिता से जुड़ने के लिए या किसी रोजगार से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे और उसी एरिया में रहते थे आप जहां सबसे ज्यादा गैस पीड़ित थी। एक आध मंजर आपसे उस समय का जो दृश्य है, भयावह दृश्य है, उसको संक्षेप में जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे। आप बताएं उस दौरान क्या हुआ। देखिए त्रिपाठी जी, 31 साल हो चुके हैं। अगर वाकई आप कहें तो कॉलेज से निकले थे और नूर महल रोड पे मैं रहता था अपने कई मित्रों के साथ में। मेरा छोटा भाई भी रहता था, नौकरी की तलाश में था। डॉक्टर मनोज माथुर जो उस समय वरिष्ठ पत्रकार थे, ब्लिट्ज का प्रतिनिधित्व करते थे, उनकी एक फैक्ट्री में मैं काम करने की कोशिश कर रहा था मंडी द्वीप में। लेकिन नूर महल रोड पर रात को करीब 11:30-12 बजे हम लोग दोस्तों और अपने भाई के साथ खाना बनाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। एक बेकरी थी, उसके गली में नूर महल रोड के अंदर एक मकान था, एक सिंगल कमरा था। अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो हम लोग निकल करके गैलरी से बाहर आते हैं, देखते हैं कि कारवां भीड़ चली जा रही है। तो उसके बाद में कुछ नहीं समझा, बस थोड़ा सा बुलाया और जो लोग थे वो सब पीछे पीछे दौड़ने लगे और जो अग्रसेन चौराहा है जो हमीदिया मेडिकल कॉलेज का, वहां पहुंचते हैं और वहां पर जाकर थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। सब दौड़ रहे थे तो हम भी दौड़ रहे थे। वहां पर एक ट्रक आता है, अचानक उस ट्रक में लोग अपने आप कूदने की कोशिश करते कि इसमें बैठ जाए। हम लोगों को भी, हमारे एक मित्र थे, कॉलेज के साथी थे, वो पहलवानी करते थे, उनने हम लोगों को उठा करके उस ट्रक में डाला। कुछ आप शायद जो है उसको आप विलोपित कर रहे हैं, कुछ और महिलाएं, बच्चे। हाँ, निश्चित तौर पर वो जो पुराना भोपाल था, जिनके चेहरे कभी देखते नहीं थे, एक वर्ग वहाँ रहता था, वो सब जो रोज दिनचर्या में दिखते थे वो उस तरह से नहीं थे, सब भागे जा रहे थे। जो जिस हालत में था उस हालत में कोई अपने सगे संबंधी को छोड़ के भी भाग रहा था? नहीं, जो जैसा था कुछ समझ में नहीं आया था त्रिपाठी की। देखो सच ये है क्योंकि उस वक्त ये भी नहीं मालूम था कि कोई गैस कांड हुआ है
कोई गैस निकली है, एक दूसरे से चर्चा करने। ये लग रहा था कि इस भीड़ से बाहर निकलो और जो कारवां जा रहा हो जाए। उस चौराहे से मेडिकल कॉलेज की तरफ, सीहोर की तरफ हम लोग रवाना हो जाते हैं और सीहोर के बाद जाके रात को रुकते हैं। जो आज कितने बजे पहुंचते हैं सीहोर? करीब हम लोग पहुंचते हैं करीब 1:30-2 के बाद आसपास, यहाँ से किसी तरह से शहर से निकल करके, और सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे ये खबर मिलती है कि चलिए वापस चलिए, कुछ गैस है, कुछ जो भी है। आप ये नहीं पता चलता यूनियन कार्बाइड से कोई गैस रिसीव? अलग अलग गुट थे, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था, बस ये था कि कोई गैस लीक हो गई है या कोई कुछ कह रहा था, कुछ हो गया। फिर खबर आती है, जो भी प्रशासन, क्योंकि उस वक्त इक्का दुक्का टीवी थे, टेलीफोन मोबाइल वगैरह नहीं थे, लैंडलाइन थे। जैसे भी हो, जब हम लोग दोबारा आते हैं त्रिपाठी जी और लौट करके फिर कोशिश करते हैं कि खाना ना बनाए, तो करीब 11:30-12 के आसपास का फिर वाकया होता है ऐसा ही दिन में, उसी समय। हाँ, फिर बोले भागो। नहीं, मैंने ये रात का वाकया था जो ये रात का था। और दिन में फिर कब होता है? सुबह जब लौट के आते हैं तब चीजों को समझते हैं कि भाई कौन कहाँ है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मोबाइल तो उस वक्त थे नहीं। फिर एक दौर आता है कि फिर भागो, तो फिर एकदम भागते हैं और फिर हम लोग सीहोर की तरफ भागते हैं। और उसके बाद में जो घटना होती है, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि गैस लीक हुई है। राजीव गांधी आते हैं, जैसा कि आदरणीय रमेश शर्मा जी बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, कुछ दोस्त बिछुड़ गए थे, वहाँ लाशों के ढेर लगे थे। सफेद चद्दर हटाते हैं कि वो दोस्त कहाँ है। संयोग से हम भी अपने कॉलेज के साथी को तलाशते रहे, लेकिन एक अच्छी बात थी कि वो अपने कमरे में सोता रहा। और जब सब तलाश पूरी हो गई, नहीं मिला और हम लोग निराश हो गए, तो देखा वो तो अपने कमरे में सो रहा है। ये वो क्षण थे। तो क्यों सोता रह गया? उसको कुछ नहीं हुआ? उसको नहीं पता चला, वो सिंगल कमरे में रहता था, कमरा बाहर से बंद था, उसको आहट नहीं मिली, वो अपने कमरे में मौजूद रहा। तो मैंने रमेश जी जैसा बोल रहे हैं कि जो दौड़े हैं ज्यादा, जो भागे हैं, उनको ज्यादा गए। हाँ, जो बाहर आए, खुले में आए, क्योंकि उस वक्त झोंका इस तरफ था। उस वक्त फिल्म छूटी थी अपना टाकीज, किशोर टाकीज से, वो लोग भी आ रहे थे, तो वहां से एक दूसरे को बताते हुए भी चले आ रहे थे। कुछ लोगों ने महसूस किया ये, लेकिन उस वक्त आपस में शेयर नहीं कर पा रहे थे। जब लौट के आए तब सब बातें इकट्ठी हो रही थी। फिर राजीव गांधी आते हैं, मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, दोस्त यारों को तलाशते हैं। फिर उसके बाद भी एक वाकया आता है, कुछ दिन बाद आता है कि भोपाल खाली करना है। चलिए उस वाकया में राकेश जी हम फिर से आएंगे आपके पास। हमारे साथ एक सिरोंज से दर्शक है जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। ज्योति जी आपका स्वागत, अपना सवाल करें। जी सर, मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र राज्य सरकार की जो विकास की एडवर्टाइजमेंट आप लगता है नेटवर्क पे नहीं है मैडम, आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही सही ढंग से। सर, जो ये विकास की एडवर्टाइजमेंट करती रहती है, जो हमारा एरियो को जब तक न्याय नहीं मिला तब तक कैसे विकास हो पाएगा? तो आप गैस पीड़ित हैं? अरे गैस पीड़ित मैं नहीं, तो सर ये हम में से तो एक लोग है ना कोई भी। चले, हाँ, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला निश्चित तौर पे। भोपाल से हमारे साथ एक और दर्शक है, सुधीर जी आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। सर, मेरा कहना ये, अपने पहले मुख्यमंत्री जी थे शिवराज सिंह चौहान अभी है प्रेजेंट टाइम में, उनका कहना ये था कि सरकार हमारी वहाँ पे दिल्ली में नहीं है, हमारी दिल्ली में सरकार रह जाएगी तो हम गैस कांड का मुआवजा जो है, परेशानी गैस कांड की हम पे करवाएंगे पूरी। जी, चले, मतलब अब उनकी सरकार आ गई है तो शिवराज जी मुआवजा सभी को दिलवा दे, सही ढंग से दिलवा दे। साधना जी, यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि इतने दिनों से आप संघर्ष कर रही हैं, जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि मुआवजा वहाँ केंद्र सरकार में यहाँ भी है, वहाँ भी है सरकार। नारा तो खूब लगता है कि देश में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, शहर में हमारी सरकार, अब तो सब एक हैं, तो मुआवजा मिल जाना चाहिए। दर्शक का सवाल है, आपको इन संघर्ष के दौरान में सबसे कठिन दौर कौन सा लगा, सबसे कठिन समस्या कौन सी लगी जो गैस पीड़ितों के साथ ज्यादा अन्याय कर रही है? देखिए, सबसे कठिन समस्या तो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसे लोगों की जो जनता के प्रति जो अमानवीय और आपराधिक लापरवाही और नजरअंदाज भरा जो रवैया है, जो जिस तरह से वो उनको नजरअंदाज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले तो 20 साल लगभग कांग्रेस रही है। हाँ, मैं कांग्रेस की भी बात कर रही हूँ। मैंने दोनों दलों का कहा कि जिस तरह से वो भोपाल गैस पीड़ित उनके एजेंडे पे ही नहीं है जी, जिस तरह से वो आम आदमी उनके एजेंडे पे ही नहीं है जी, जिस तरह से वो चंद किलोमीटर दूर शिवराज सिंह जी रहते हैं, वहां पे वो मामा भी कहते हैं जनता का, लेकिन चंद 2-4 किलोमीटर दूर से भी वो गैस पीड़ित क्षेत्र में आज तक पिछले 10 सालों में नहीं आ पाए। तो ये आज तो सिर्फ शिवराज जी ही पहुंचे वहाँ। नहीं, मैं गैस पीड़ित क्षेत्र की बात कर रही हूँ, मैं श्रद्धांजलि की जो रस्म अदायगी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं गैस पीड़ितों की पीड़ा बांटने के लिए एक जो प्रदेश का जो मुखिया होता है उसको जो रोल निभाना चाहिए, जो बार बार मुख्यमंत्री बन रहा है किसी भी एक धार्मिक एजेंडे को लेकर या किसी एक अच्छे दिन के केवल पहुंचे थे क्या? जी, मैं तो उनकी भी बात कर रही हूँ। मैंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए कहा है
कि ये लोग जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स के चंदे पे अपनी पार्टियां चलाते हैं, उनके हवाई जहाजों में घूमते हैं, अडानी अंबानी जैसे लोगों का उपकृत करते हैं, उनसे उपकृत होते हैं, वो लोग आम जनता, मतलब ये सबसे कठिन जटिल समस्या है, ये सबसे बड़ी जटिल समस्या है और आम जनता इनको समझ पाएगी शायद अच्छे दिन के भुलावे में से निकल के और कोई विकल्प जनता दे पाएगी। ये सबसे बड़ा एक सवाल है जो कठिन सवाल है। आपका जो मुख्य मांग है, आप संघर्ष कर रहे हैं। एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये भी सवाल उठते रहे हैं साधना जी, मैं आपके संगठन को नहीं बोलता, आपने बाकायदे निस्वार्थ संगठन चलाया और लोगों को न्याय दिलाने की बात कही। कुछ और ऐसे संगठन हैं जो गैस पीड़ितों के न्याय की बात करते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कई ऐसे संगठन हैं जिनको विदेश से आर्थिक सहायता मिलती है, वो इसलिए यहाँ संगठन चला रहे हैं और इस गैस पीड़ितों के जरिए वो अपने एनजीओ को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि गैस पीड़ितों में जो भी काम कर रहे हैं उसमें कौन क्या कर रहा है। साधना जी थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ भोपाल से एक दो दर्शक हैं अलग अलग जगह से। राजकुमार जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर मैं आपसे एक ही सिर्फ ये कहना चाह रहा था। नहीं, मुझसे मत करिए, हमारे अतिथियों से करिए। 25 साल होने के बाद भी कोई भी जो है सर, मैं चाह रहा था कि पूरा देश जो है इसमें जी पूरा देश इसमें सहयोग करे। वो जो है हमारी यादगार जो है ना, ये 3 जो है अपना दिसंबर जी गैस कांड हुआ था, उसको कम से कम इतना है कि सर। आपका सवाल क्या है? आप बहुत लंबा समय ले लिए, सवाल संक्षेप में करिए। मैं चाह रहा था सर, पूरा देश, पूरा इंडिया जो है श्रद्धांजलि सभा करे, इस पे सहयोग करे जी। चलिए एक और दर्शक है हमारे साथ, उदय जी हैं। उदय जी स्वागत है आपका, सवाल करें। भैया नमस्कार। स्वागत, सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली ये बता रहा हूँ कि जिस समय गैस कांड हुआ था और लाशों का ढेर हमीदिया अस्पताल बरचुरी के वहाँ आ रहा था, मैं वहीं था जी। इस तरह से आ रहा था सैलाब, जैसे कि डॉक्टर हेश बैठे हुए थे जी, वो वो बीच में बैठे हुए, ऐसा लग रहा था कि लाशों के सौदा हो जी। और जिस तरह से एंडरसन को निकाला गया बाहर, उसका मैं चूंकि सेट गिरे में रहा ड्राइवर जी, तो मुझे वो सब चीजें मैंने बहुत नजदीक से सारी कुछ देखी और बाद में जब लोगों को निकालना था, भोपाल खाली कराना था वापस चलाने के लिए। नहीं, एंडरसन को निकालने का दृश्य आप क्या कह रहे हैं कि आप स्टेट गैरेज में ड्राइवर थे, एंडरसन को निकाला गया था, वो दृश्य आपने देखा था? नहीं, उनको देखा नहीं, लेकिन घटनाएं जो हमारे लोगों ने, जो हमारे स्टाफ के लोग थे, उन्होंने जो आसपास से देखी, उन सब ने देखा और बताया कि साहब इनको जानबूझ के पिछले दरवाजे से निकाला गया वहां। चलिए आपका सवाल आ गया, आपकी जानकारी भी मिल गई। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, सीपी भार्गव जी, संक्षेप में सवाल करें आप। मेरा सवाल, हेलो जी सवाल करें, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। मेरा सवाल जो है ये अपने साधना जी से है जी कि 56 वार्डों में से जी 36 वार्डों को गैस पीड़ित घोषित किया गया जी। शेष 20 वार्डों के लिए गैस पीड़ित कितना क्यों दबाव जो है बना रहे हैं कि उन्हें घोषित न किया जाए? चलिए आपका भी सवाल आ गया। साधना जी आपसे सीधे सवाल दर्शक ने किया है, आप सीधे उत्तर दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक दूसरे संगठनों का इस पे क्या व्यू है मैं नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक हमारे संगठन का सवाल है, हम ये मानते हैं कि गैस जो है वो कोई किसी वार्ड की सीमा में बंध नहीं सकती और गैस जो है वो फैलती है और हवा के द्वारा, तो इसलिए वार्ड की राजनीतिक सीमा में, चुनावी सीमा में गैस को बांधा नहीं जा सकता। और चाहे वो उसकी जो नहीं, वो बात सही है, उनका कहना है कि 36 वार्ड घोषित, बाकी क्यों नहीं घोषित हुए, ये उत्तर देखिए ऐसा है कि उस समय जो है, उस समय के जो राजनीतिज्ञ थे वो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अनुसार इसको पूरा घोषित करवाया और इसमें राजनीति काफी हुई है और इसमें वैज्ञानिक लोग जो हैं और विज्ञान इसमें बहुत कम है और इसमें राजनीति ज्यादा है। इसी कारण से ये सवाल जो है रह गया और शायद संघर्ष भी उन वार्डों के लोगों के द्वारा उस तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि संघर्ष ही सारी चीजें तय करता है आज के समय। आपने संघर्ष किया क्या उनको?
बाकी वार्डों को घोषित करवाने के लिए? देखिए, उस समय जो माहौल था और जिन्होंने अपने आप को उसके लिए संघर्ष किया वो आए, उन्होंने वो संगठित हुए, लेकिन जिस तरह से उस समय कुछ राजनीतिज्ञों ने कुछ अपने प्रभाव का उपयोग करके और केवल एक विधानसभा क्षेत्र को ही घोषित करवा लिया, इसके कारण ये अधूरा मुद्दा रह गया। जो संगठन काम करते हैं उन्होंने बाकी 36 वार्डों को घोषित करना तो दूर, सरकार जब विचार करने लगी तो इन संगठनों ने विरोध किया उसका कि इनको पूरे भोपाल को न किया जाए और केवल इसी एरिया को घोषित किया जाए। चलिए साधना जी, आपका भी संगठन क्या था? क्या मैंने जैसा कि बताया, मुझे बाकी संगठनों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा संगठन ये मानता है कि गैस को राजनीतिक चुनावी वार्ड की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। चलिए, आपसे मेरा एक सवाल था जिसका उत्तर आप दे रही थी, अधूरा रह गया, हम फिर से आएंगे, आपका उत्तर लेंगे। लेकिन रमेश जी, आप उस समय रिपोर्टिंग करते थे, आप पत्रकार थे जब ये हुआ था। ये थोड़ा सा दर्शकों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उनको दिखाना चाहता हूँ कि एंडरसन जी कब आए, कैसे आए और किस तरह से उनको बाहर किया गया, आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा? एंडरसन उसी दिन सवेरे आए जब ये घटना घटी और उनको पता लगा होगा। एंडरसन उसी समय सवेरे आए और वो जाना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे। अचानक सरकार ने तय किया कि इनको वापस करना चाहिए, तो एसपी खुद अपनी गाड़ी में लेकर के उनको एयरपोर्ट गए और सरकारी हवाई जहाज से उनको भेजा। उस समय आप लोग कहाँ थे? मतलब कि जब एंडरसन आया था, यहाँ पहुंचे थे, तो आप लोगों ने बिल्कुल पीछा किया होगा कि सवाल करें, क्या कहना है, रिएक्शन किया? उस समय क्योंकि अखबार की 3-4 ही थे, साधन कम थे, पता भी नहीं लगा था। एंडरसन जब चले गए तब शाम को मीडिया को पता लगवाया कि वो आए थे और इस तरीके से चले गए। उनकी यात्रा बहुत गोपनीय रखी गई और जो भी अखबार थे यहाँ के, उन दोनों, चूंकि टीवी चैनल तो कोई था नहीं, अखबार जितने थे वो सारे के सारे पीड़ितों की खबर करने में लगे रहे, किस मोहल्ले में क्या है। ये शाम को जब अखबारों के दफ्तरों में पहुंचे तब ये पता चला कि एंडरसन आए थे और उनको इस तरीके से वापस भेज दिया गया है। नहीं तो उस समय की हेडलाइंस क्या बनी थी? क्या भगा दिया गया, चले गए? उस समय क्या रिएक्शन क्या आया? अच्छा, उस समय तो ये पता भी नहीं चला था कि इनको भगाने वाले जो हैं वो कलेक्टर और एसपी है। उस समय तो ये भर पता चला था कि एंडरसन आए और वो देख करके लौट गए। ये करीब हफ्ते 10 दिन बाद ये पता चला कि उनको कलेक्टर एसपी ने भेजा और आगे चल करके अर्जुन सिंह जी की किताब से ये पता चला कि दिल्ली से निर्देश थे कि उनको भेज दिया जाए। जी। तो मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि भाई एंडरसन की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी, यहाँ मुचलके पे छोड़ दिया, ये कोई जानकारी नहीं थी? बिल्कुल जानकारी नहीं। और अगर उनकी गिरफ्तारी, ये सारी चीजें बाद में कागज तैयार किए गए। जैसे ही एंडरसन आए तो संभवतः सरकार को ये लगा हुआ कहीं ऐसा ना हो कि जन आक्रोश फूट जाए और लोग घेर करके उनको मार डालें। ये सोच करके उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनको तुरंत वापस भेज दिया गया। तो दिल्ली तक भेजते, अमेरिका तक क्यों भेज दिया? उनको हिंदुस्तान से भगाई देने की योजना थी। इसमें कहीं ना कहीं जो साधना जी ने कहा, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक चीज ऐसी होती है। भाई दिल्ली से किसने कहा अर्जुन सिंह जी को या प्रशासन को कि इनको तुरंत वापस भेज दीजिए, और सरकारी हवाई जहाज से उनको दिल्ली भेजा गया और दिल्ली से उनको अमेरिका भेजा गया। जी राकेश जी, एक बार फिर जो आपने कहा था कि सुबह का मंजर जो था और उसके 3 दिन बाद का, 4 दिन बाद का जब भोपाल खाली कराने का आदेश होता है, उसके बाद पूरे भोपाल की गलियां सूनी हो जाती हैं। एक रात में 1000 से, रमेश जी वाकिफ होंगे, 1000 से ज्यादा चोरियां होती हैं, चोरों को मौज मस्ती मिल जाती है कि बढ़िया खाली मकान। उस समय का मंजर जानना। उस मंजर के पहले त्रिपाठी जी एक बात कहना चाहूंगा, जो बात आदरणीय रमेश शर्मा जी कह रहे हैं एंडरसन को लेके, और आपने जो नेताओं की बात कही कि ट्वीट कर रहे हैं लेकिन याद नहीं कर रहे हैं। सुषमा स्वराज जो नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं कभी, और तब भी यहाँ संघर्ष हुआ था मुआवजे को लेकर के, और अभी हाल ही में जब ललित गेट वाला मामला हुआ था तो राहुल गांधी पर हमला करने के लिए उन्होंने इन्हीं एंडरसन की उस मुद्दे को उठाया था। लेकिन आज जब गैस कांड की त्रासदी पर सब लोग याद कर रहे हैं तो शायद उन्होंने इस मुद्दे को छूना मुनासिब नहीं समझा, वो भी जबकि सत्य चल रहा है, जो भी स्थिति हो। हाँ, क्षेत्र के सांसद आलोक संजल से जरूर हमारी सुबह बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आज हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। लेकिन जो बात आपने कहा मंजर का, तो निश्चित तौर पर राजीव गांधी जो आए थे, जैसा कि शर्मा जी बता रहे हैं, भगदड़ मची थी, माहौल थी, लेकिन एक 15 दिन बाद ये फिर चीजें सामने आई थी कि भोपाल खाली कराया जा रहा है। मैं खुद जब भुक्तभोगी था तो निश्चित तौर पर ये घर में जो खबर, घर से जो खबर मिली थी वो उसमें इक्का दुक्का टेलीफोन थे।
तो डॉक्टर मनोज माथुर के यहाँ संपर्क हुआ, पोस्ट ऑफिस में जाकर के पिताजी ने फोन किया, बोले सब कुशल मंगल है। लेकिन रेडियो से यह खबर भोपाल से बाहर पहुंची थी, जैसा कि बताया कि यहाँ गिने चुने अखबार थे और क्षेत्रीय अंचलों तक नहीं पहुंचते थे। वो खबर राजस्थान भी पहुंची, बाहर भी पहुंची, जो जिसके रिश्तेदार थे वो एक दूसरे को तलाश रहे थे। लेकिन करीब एक पखवाड़े बाद ये खबर आती है कि भोपाल को खाली कराया जा रहा है। सब चेक रहा है कि जवाहर चौक पर शौचालय बनाए जा रहे हैं, लोगों को, पुराने भोपाल के लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। उस वक्त ऐसी स्थिति बनी थी कि अब भोपाल छोड़ना पड़ेगा, तब तक भोपाल में डटे रहे। छोटे भाई को हमने रवाना कर दिया था, दोस्त भी इधर उधर थे, बातचीत हो गई थी, बच गए थे, कोई इस तरह से पीड़ित नहीं थे। हाँ, गैस यादें थोड़ा डरावनी तो थी, यादें होती थी जब उस रात की। लेकिन जब भोपाल खाली किया तो त्रिपाठी जी उस समय भी एक ऐसा माहौल बना कि अब भोपाल छोड़ो। तो हमें याद है कि उस वक्त हमारे जो एक मित्र थे, उनके बड़े भाई थे, वो कहीं से गाड़ी का इंतजाम करके लाए, पता नहीं किसके दरवाजे से उठाया और यहाँ से लेके विदिशा गए। कहाँ से लिया, किस मोहल्ले से गाड़ी? ये नए भोपाल से। कम से कम उसको मालूम पड़ जाए कि आप लोगों ने गाड़ी निश्चित तौर पर वो गलती जो आज से 30 साल पहले, वो बिल्कुल एक गलती थी, क्योंकि लेकिन हमें अनभिज्ञ था। वो कहीं से पूरा मोहल्ला सहित बताइए। इसी नए भोपाल में, ये जो नए भोपाल में ज्यादा ये मल्टी स्टोरी नहीं थी, सरकारी क्वार्टर थे, कोई जीप किसी के यहाँ से लेके आए थे, वो मांग के लेके आए या उठा के। उनके गैस कांड के दिन ही उनके साथ एक हादसा हुआ था, क्योंकि जेपी हॉस्पिटल में उनकी भाभी भर्ती थी और डिलीवरी उसी रात होती है। तो वहां भी एक तरह से जो लोग भागे थे इलाज के लिए वो जेपी पहुंचे थे। तो फिर जब 15 दिन भागे, 15 दिन बाद वो किसी की जीप लेके आए और यहाँ से विदिशा लेके गए हैं। सीधे ट्रेन में जगह नहीं मिली थी, अचानक अफवाह फैली थी और विदिशा से ट्रेन पकड़ करके फिर उस ट्रेन को पकड़ के झांसी तरफ गए थे। गाड़ी कहाँ गई वो विदिशा में? वो विदिशा में छोड़ दी थी उन्होंने। तब हम लोग नए नए थे, युवा जोश था, गलतियां भी समझे, जो भी समझे उस वक्त, लेकिन वो यादें अभी भी मतलब इतना ताजा होती है तो लगता है कि यार कितनी गलतियां की हैं। राकेश जी, आप चोरी की गाड़ी में बैठे थे? हाँ, जो भी हो वो गाड़ी स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि वो चोरी की है, किसी परिचित की है। लेकिन छोटा बच्चा था, उसको लेकर के गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, चाबी वही पटक के। हाँ, जो चोरी की थी स्वीकार करिए उसको आप। नहीं, स्वीकार तो क्या, वो हमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप इस चैनल में हमसे ये कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक गलती हुई थी, उद्देश्य वो नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही। साधना जी, हम आपसे ये पूछ रहे थे कि कुछ ऐसे भी संगठन है जिनको बाहर से इमदाद मिलती है, बाहर से उनको पैसा मिलता है, इस कारण वो संगठन चला रहे हैं। एक और आपकी पहले इसका उत्तर मिल जाए, नहीं तो आप दूसरा उत्तर देने लगे। देखिए, ऐसा है कि जो भी गैस पीड़ितों के बीच में संगठन काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है, इसमें बहुत सारे लोगों के काम करने की जरूरत है। सरकारें, आप जानते हैं कि केवल बिल्कुल वो एक्टिव नहीं है, बिल्कुल उनकी कोई वहाँ पर मौजूदगी नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल शून्य है योजनाओं का, किसी नेतृत्व का, और केवल कुछ संगठन ही लोगों के बीच में पहुँचते हैं, उनके दर्द को बांटते हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि कुछ संगठनों को क्या मिलता है, कहाँ से मिलता है, मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं अपने संगठन के बारे में बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उनको सारे संगठनों ने कुछ उपयोगी काम किए हैं। हालांकि कुछ उनके जो मुद्दे हैं, जैसे मुआवजे का कितना मुआवजा होना चाहिए, किस तरह से बंटवारा होना चाहिए, उसको लेके हमारे कम से कम हमारे संगठन के उनके साथ मतभेद रहे हैं। तो ये मतभेद ऐसे थे कि भाई क्यों ऐसा हुआ कि एक साथ 25,000 सबको या 50,000 सबको, जो पहली मांग उन्होंने रखी थी, तो हमारा मतभेद ये था कि इसके कारण जो गंभीर इलाके के पीड़ित छूट गए और उनको भी 25 मिला जिनको कम गैस लगी, और उनको भी 25 मिला जिनको कि बहुत ज्यादा फेफड़े जिनके छलनी हो चुके थे। आज भी ये मतभेद है जो फर्जी लोगों ने भी लिया। जी, फर्जी लोगों ने लिया। तो आपने कभी वो जो फर्जी लोग हैं उनको चिन्हित करने का प्रयास किया आपके संगठन ने? देखिए, इतना बड़ा जो इसके लिए जो मशीनरी लगती है, इस सब के लिए जो मशीनरी लगती है वो सरकारी मशीनरी लगती है। हम छोटे मोटे संगठन हैं, छोटे स्तर पे काम कर पाते हैं और वो हम मुद्दे उठाते हैं। उसके साथ बहुत बड़े स्तर पे बड़े पूरे भोपाल के विधानसभा क्षेत्र इस सब में शामिल हैं, और उसमें सारे लोगों को संगठित करना, लगातार 30 साल तक लगातार उनके बीच में सक्रिय रहना और लगातार उनके दर्द को बांटना। तो जैसा मैंने कहा कि कोई संगठन कह रहा है कि 1 लाख सबको दे दिया जाए, हमारा ये कहना है कि नहीं, 30 लाख ही, क्योंकि इसका क्या आधार है कि 1 लाख आज की तारीख में एक्स ग्रेशिया मुआवजा दे दिया जाए, क्योंकि वो डॉलर और रुपए का रेट आज क्या है, कितना उसका रोजगार का नुकसान हुआ, ये सब आधार बनते हैं किसी को मुआवजा देने पे। तो इस तरह के मतभेद हमारे बीच में चलते रहते हैं
और जहां तक हमारा सवाल है हमारे संगठन का, हम इसको एक व्यापक दृष्टि से देखते हैं कि उनके अपने काम करने के तरीके और उनके अपने कुछ स्टैंड्स हैं, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं और हम अपना काम करते रहते हैं। तो इसके बारे में तो मैं इतना ही कह सकती हूँ। बिल्कुल साधना जी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। रमेश जी, हम ये जानना चाहेंगे, ये जो गैस पीड़ित संगठन, जैसा आपने कहा कि कई संगठनों ने विरोध भी किया, गैस पीड़ित संगठन और राजनीति मतलब हमारा राजनेता जो भी रहे हो, चाहे भाजपा कांग्रेस, हमें इससे मतलब नहीं। ये क्या जो समस्या उठाई जा रही, जो मांगे की जा रही, ये कितनी जायज है, कितनी नहीं है, और आपको क्या लगता है कि इसमें वाकई में जो गैस पीड़ित नहीं थे उन्होंने ज्यादा मुआवजा ले लिया, जो पीड़ित थे उनको सुनने वाला कोई नहीं था, इससे पीछे हो गए? संक्षेप में। निश्चित रूप से इसमें फर्जीवाड़ा बहुत हुआ है। जो लोग गैस पीड़ित नहीं थे उन्होंने भी मुआवजा लिया है और गैस पीड़ितों को तो मिला ही है। और संगठन और सरकार के बीच में सदैव मतभेद रहा है। जैसा कि आपने कहा कि अनेक संगठनों को विदेश से पैसा मिलता है, तो जिस तरीके से संगठन दो चीज का हमेशा विरोध करते रहे। जब भी वहाँ सफाई का मामला आता है तो कुछ संगठन आ जाते हैं, वो संगठन का विरोध, उसको सफाई का विरोध करते हैं। इस तरीके से सरकार जब भी ये विचार करती है कि पूरे भोपाल को गैस पीड़ित घोषित कर दिया जाए, तो संगठन आ जाते हैं, वो इस बात को मना करते हैं। तो ये जो है सरकार और संगठन के बीच में मतभेद रहे हैं और इसके कारण कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। त्रिपाठी जी, क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है। रमेश जी, आप हमारे साथ भाग लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो जल्दी ही आपका संघर्ष खत्म हो और गैस पीड़ितों को मुआवजा मिले। और राकेश जी, आपने बहुत अच्छा कहा, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। आपने बिल्कुल नहीं स्वीकार किया कि हम, त्रिपाठी जी मुझे भी मिला। नहीं, उस नाव में हम लोग एक ही नाव में स्वीकार हैं। अब आपने चोरी की गाड़ी में आपने बैठा नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की रस्म अदायगी बनती गैस त्रासदी की। वाकई कितनी शर्म की बात है, लाशों के ढेर पर बैठकर भी इंसान द्वारा ही निर्मित आपदा पर रस्म अदायगी निभाई जा रही है। आज इस दर्दनाक दास्तां को पूरे 31 बरस गुजर गए हैं। इन सालों में हजारों लोग भी गुजर गए, जो बाकी हैं वो भी गुजरते वक्त के साथ गुजरने वालों की कतार में हैं। उस एक रात में जो कुछ हुआ वह महज एक शुरुआत थी, जिसका अब तक कोई अंत नजर नहीं आता, शायद तब तक जब तक अंतिम गैस पीड़ित का अंत नहीं हो जाता। तभी तो 3 दशक का वक्त गुजर गया है। गैस त्रासदी के बाद तीसरी पीढ़ी के कदम दुनिया के आंगन में पड़ने लगे हैं। किलकारियां गूंज रही हैं, लेकिन गैस के गुबार से झुलसी हुई गैस के रिसाव ने तमाम कोख में ऐसे जहर घोला, आज तक पैदा होने वाली संतानों को पीड़ा सहनी पड़ रही है। यहाँ तक कि इस त्रासदी ने कई महिलाओं की कोख को भी बांझ बना दिया है। हम किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं हैं, विचारधारा के बिजनेस के विरुद्ध हैं, जन आंदोलनों के कारोबार के खिलाफ हैं, जन भावनाओं से खिलवाड़ के खिलाफ हैं और मौत की तिजारत के खिलाफ है। क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदी का जीता जागता एक सबूत है। आखिर में कहना यही होगा कि चिता की आंच पर रोटी सेकने का ये चलन, मुर्दों की ठंड से बुझते हवस की जलन, कुछ की दबी हुई हंसी, कुछ की जान है फंसी, कुछ जीवन दान में समर्पित है, कुछ उन पर अपनी दुकान में अर्पित है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। एक बार आप सबको मैं फिर बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जनता मांगे जवाब के इस कार्यक्रम को 1 साल पूरा होने पर आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार। This program is sponsored by CXCT. MP अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम है बारहसिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय बिलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूटा आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, अरे सबसे गजब है।
जन्मदिन की हार्दिक बधाई पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री और विधायक श्रीमती रंजना बघेल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सचिव नवल गावंदी और समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत देदला। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की अभूतपूर्व योजना मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना केंद्र राज्य शासन के शासकीय, अर्ध शासकीय, सेवारत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10% छूट। पहले आओ पहले पाओ। आवंटन स्वेच्छाधार पर 24 घंटे में होगा आवंटन। छत्तीसगढ़ शासन का जनहित में निर्णय, हमारा प्रयास सबके लिए आवास।